हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम अब फिज़िक्स के पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें आप मैथ्स के सारे ही सवालों को देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने समझाते हुए हर एक सवाल को चुन चुन कर किया है और समझाने की कोशिश भी की है, जिसमें हमारे इस पेपर से रिगार्डिंग 30 क्वेश्चंस थे। तो आप जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में, या उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। ये जो सीरीज़ है पेपर की, सेट बी मैं सॉल्व कर रहा हूँ और ये पेपर अभी हालिया में हुआ है, मतलब 26 सितंबर का उसका पेपर हुआ था 11th एंट्रेंस का। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फिज़िक्स पार्ट। तो उसकी जो शुरुआत है वो क्वेश्चन नंबर 51 से है। तो देखते हैं और शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। देन इसमें आप देख सकते हो कि a car of mass 200 kg moves with an initial speed of 72 km per hour. If on applying brakes, a constant deceleration of 0.2 meter per second square is produced. The distance covered by the car before it stops would be. तो हमें बताना है कि रुकने से पहले जो डिस्टेंस वो कवर कर लेगी, जिसमें रिटार्डेशन यानी डीसेलरेशन हुआ है। ठीक है, कांस्टेंट डीसेलरेशन यानी इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, जिसको हम नेगेटिव साइन से इसको शो करेंगे। और यहाँ पर हमारी इनिशियल स्पीड दी हुई है, यानी u की वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पे मास गिवन है। तो जो जो गिवन है उसके हिसाब से मैं इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं। हमारे पास मास गिवन है विच इज़ 200 kg। देन वी हैव गिवन इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ किलोमीटर पर आवर। और हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे पास जो भी वेलोसिटी होती है वो उसकी SI यूनिट में हो, मतलब मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी होनी चाहिए। और इसको चेंज करने का तरीका यह है कि आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 18 4 72 होता है। देन ये हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी आई है वो 20 मीटर पर सेकंड में आ चुकी है SI यूनिट में। डीसेलरेशन हो रहा है यहाँ पर, यानी एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि जब द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिफोर स्टॉप्स, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी और उसमें कितना डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम कौन सी इक्वेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v² - u² = 2as। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें गिवन है। तो हमारे पास u है, देन हमारे पास a है, और a हमारा माइनस में है, तो -0.2 इंटू डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो ज़ीरो का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, और 20 का स्क्वायर 400 होता है, इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 0.4 इंटू एस। माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जब मैं इस 0.4 को इधर डिवाइड में आ जाएगा ये ट्रांसपोज होता ही, और यहाँ से एक ज़ीरो हटाएंगे तो यहाँ से हमारे पास 1000, जो कि 1000 मीटर। और क्योंकि जवाब इसमें मीटर में नहीं है, किलोमीटर में है, तो यहाँ पर 1000 जो है 1 किलोमीटर के बराबर होगा। यही हमारी डिस्टेंस है, ऐसे हम डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी पार्ट जो है वो आंसर हो जाएगा हमारा। देन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग वाई डायरेक्शन विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 6 seconds. Then it continues with an uniform velocity. The total distance covered by the car in 10 seconds since it started from the rest will be. ठीक है, तो इसको समझते हैं कि ये कहते हैं कि वाई डायरेक्शन में एक कार जाती है और वो रेस्ट से शुरू होती है। ठीक है, तो रेस्ट का मतलब ये हुआ कि उसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, और उसके बाद ये इसके अंदर एक्सेलरेशन आता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है ये, और ये 6 सेकंड तक मूव करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या है, एक कार का विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 6 सेकंड के लिए 6 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के एक समान त्वरण के साथ वाई दिशा में चलती है। तो खैर देखते हैं और क्या गिवन है इसमें। मान लेते हैं कि ये जो वाई डायरेक्शन में जा रही है, वाई डायरेक्शन में मान लेते हैं यहाँ से वो ओ से, मतलब ओ पोजीशन से वो स्टार्ट होती है, और 6 सेकंड तक उसके पास 6 सेकंड तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहता है। देन उसके पास वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है। मान लीजिए इधर के इसके बाद जो वेलोसिटी है वो यही होगी। ठीक है, जो शुरू से लेकर 10 तक
यानी 10 सेकंड में हमें बताना है कि उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, यानी O से A तक वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जाती है जिसमें 6 सेकंड तक वो ऐसा करती है, देन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती है, मतलब उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में हमारा एक्सेलरेशन नहीं होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो अब बताना है बचे कितने, यानी 10 सेकंड में बताना है कि कितने डिस्टेंस इस हिसाब से वो ट्रैवल करेगी। तो अगर हम देखें तो 10 सेकंड में 6 सेकंड तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चलती है, तो बचा कितना, यहाँ पे जो वक्त बचा हुआ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो 4 सेकंड में देखेंगे हम। तो अब जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे एक सिंपल सा फार्मूला लगेगा जिसमें डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड इनटू टाइम का, ठीक है। तो और यहाँ से यहाँ तक का यानी O से A तक का जो डिस्टेंस होगा 6 सेकंड में वो हम इक्वेशन के ज़रिए से करेंगे। तो हम OA की केस में बात करते हैं जिसमें हम S निकालेंगे और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ठीक है, जो कि होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u क्योंकि यहाँ से रेस्ट से शुरू हुई थी तो ज़ीरो रहेगा और t से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये तो ज़ीरो रहेगा। तो खैर फिर भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा 6 दिया हुआ है और टाइम है हमारा 6 टाइम्स 6 है तो 6 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि t स्क्वायर है, तो इससे हम रिड्यूस कर सकते हैं और ज़ीरो का कोई मतलब नहीं रहा। तो यहाँ पे 6 इज़ 36 और 36 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 108 मीटर हमारे पास OA की डिस्टेंस आ जाएगी। देन हम क्या करेंगे, उसके बाद O से मान लीजिए B पर वो चाहती है आगे की तरफ और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाती है, तो इसमें जो डिस्टेंस आएगा AB के केस में वो कितना आ जाएगा, सिंपल सा हमारा फॉर्मूला लगेगा स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड क्योंकि हमें स्पीड मालूम नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो स्पीड नहीं मालूम है तो हम करते ये हैं कि हम पता करेंगे कि यहाँ पर A पर आकर उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, ठीक है, मतलब किसी एक्सेलरेशन के साथ वो गया है और एक्सेलरेशन के साथ गया है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी तो कुछ तो गेन करी होगी, तो उस वेलोसिटी को हम पता करेंगे। कैसे पता कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना। तो v हमें पता करना है क्योंकि रेस्ट से चला था तो ज़ीरो है, तो 2 इंटू a एक्सेलरेशन यहाँ पे 6 है और हम s निकाल चुके हैं 108, ठीक है। तो v स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट में चला जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 और 108 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 36। तो अब मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे जो पेयर हैं वो बाहर आने वाले हैं, 3 का भी पेयर है और 36 जो है 6 का पेयर होता है 6 का। तो यहाँ पे जो जवाब आएगा 6 3 ज़ा 18 2 ज़ा 36, यानी जो वेलोसिटी वो अचीव कर लेगा यहाँ तक तो वही वेलोसिटी उसी वेलोसिटी से, क्योंकि इसके बाद इस पॉइंट के बाद वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता है, तो यानी वो जो वेलोसिटी है उसके पास वो कितनी है 36 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम स्पीड इनटू टाइम, और टाइम कितना बचा 10 में से 6 तो यहाँ पे आ गए जिसमें एक्सेलरेशन के साथ चला, देन वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आ जाता है, तो हमारा टाइम 6 है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 144 मीटर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक O से लेकर B तक की डिस्टेंस अगर देखूँ तो OA प्लस AB, तो OA हमारा 108 आ चुका था और OB हमारा 144 है। तो जब मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूँगा तो 252 ये आ जाएगा मीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा 52 का A विच इज़ 252 मीटर, ठीक है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या सवाल है। ये सवाल जो है ये एज इट इज़ लिया गया है NCERT के क्लास 9 के चैप्टर मोशन से, ठीक है। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 3 है एज इट इज़। तो इसमें देखते हैं कि Abdul while driving to school computes the average speed for this trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for the Abdul's trip? तो देखते हैं कि कैसी कहानी इसके अंदर बनने वाली है। तो जैसा कि मान लेते हैं ये उसका रास्ता है, वो घर से स्कूल जाता है, देन स्कूल से घर आ जाता है। तो 53 ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं अब। तो मान लेते हैं उसकी जो डिस्टेंस है ये x
डिस्टेंस वो चलता है घर से स्कूल, फिर वापस भी आ जाता है। तो जब वो जाता है तो जब जाने में, क्योंकि इस ट्रैवल जब वो करता है तो उसमें ट्रैफिक कुछ कम होता है, तो उस वक्त जो उसकी एवरेज स्पीड है वो कितनी है, वो है 20 किलोमीटर पर आवर। और हमें पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। और मान लेते हैं जाने का टाइम जो है वो t1 है, तो t1 मैंने मान लिया। अब t1 के रेस्पेक्ट में मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इस तरीके से इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। देन अब वो जब वापस आता है b से a की तरफ, तो उसको जो टाइम है वो t2 लगता होगा। मैंने यहाँ पे इसको t1 मान लेता हूँ जाने का टाइम, और आने का t2 मान लेता हूँ, और डिस्टेंस तो वही रहेगी सेम। तो इसमें जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड रही क्योंकि जब वो आया वापस सेम रूट से तो ट्रैफिक कम था, तो एवरेज स्पीड इसकी ज़्यादा है जो कि है 30 किलोमीटर पर आवर। तो अगेन यहाँ पे टोटल डिस्टेंस वही रहेगा x, और टोटल टाइम मान लेते हैं t2 लगा होगा उसको। तो t2 के रेस्पेक्ट में जो इक्वेशन बनेगी वो 30 किलोमीटर 30 इधर जाएगा, इससे मैंने इंटरचेंज कर दिया है, तो ये t1 आ गया हमारा, t2 आ गया। अब अगेन हम एवरेज स्पीड हमें बताना है फाइनली। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस मतलब जाने का और फिर आने का, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, और जाने का टाइम मतलब t1 और आने का टाइम t2। ठीक है, तो मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और t1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 20x/20, और इसकी जगह पे लिख सकता हूँ x/30। तो जब मैं इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करूँगा तो 60 एलसीएम लूँगा, और यहाँ पर मेरा 60 डिवाइड बाई 20 तो 3 आएगा, तो 3x यहाँ पे लिखूँगा, देन यहाँ पे 2x लिखूँगा, और जब इसको फाइनली सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 5x/60। जब नीचे वाली चीज़ रेसिप्रोकल में आएगी तो 60/5x लिखा जा सकता है, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें पता है 12 5 60 होता है, एंड 12 2 होता है 24। तो इसकी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हो इसके अंदर बी ऑप्शन जो है वो हमारा जवाब हो जाएगा। देन अब फाइनली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं अगले पेज पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा 54 दिया हुआ है, इफ़ अ बॉडी ऑफ मास 40 kg मूविंग इनिशियली विद a स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इज subjected to a retarding force of 60 न्यूटन, द बॉडी विल स्टॉप आफ्टर। तो कितनी देर के बाद इस रिटार्डिंग फोर्स से जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और इतना मास है उसका, तो कितनी देर में वो रुक जाएगी। तो यहाँ पे जो गिवन है वो देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। हमारे पास मास गिवन है 40 kg, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास जिसको हम u से डिनोट करते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। देन हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स है। अब जैसा कि ये फोर्स रिटार्डिंग है तो हम इसको नेगेटिव से डिनोट करेंगे क्योंकि रिटार्ड कर रहा है उसके मोशन को, और क्योंकि बॉडी जो है रुक जाएगी, कितनी देर बाद रुक जाएगी, तो रुक जाएगी का मतलब ये हुआ कि फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी, तो उसमें कितना वक्त लगेगा ज़ीरो होने में। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होता है, और फोर्स हमें पता है, मास भी हमें पता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ गिवन है, तो अब मैं इस 40 को जब मैं इधर लेके जाऊँगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे v क्योंकि ज़ीरो है, u 30 है, डिवाइड बाई टी हमें पता नहीं है, तो यहाँ से 0 से 0, और यहाँ पे हमारा बचने वाला है 3/2 इक्वल टू -30/3। ठीक है, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें पता है 3 10 30 होता है। जब मैं t को इधर लेके जाऊँगा और जब 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और हमारे पास फाइनली टाइम निकलने वाला है जो कि है 20 सेकेंड। तो उसको रुकने में, ठीक है, स्टॉप होने में 20 सेकेंड लगते हैं, और इसका सी जो ऑप्शन है वो हमारा जवाब होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 जो कि हमें दिया हुआ है कि अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ नेल, द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर। हमें पता करना है कि जो उस नेल पर फोर्स लगा है हैमर के ज़रिए से वो कितना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें गिवन है, जो चीज़ें गिवन है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 55, मास हमें गिवन है, हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि सारी की सारी जो क्वांटिटी गिवन है वो हमारी SI यूनिट में रहे। तो जब मैं इसको किलोग्राम में लेके आऊँगा तो 0.5 kg हो जाएगा। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है जो कि है 50 मीटर पर सेकेंड,
और टाइम भी दिया हुआ है 0.01, क्योंकि जब नेल पर जो हैमर है वो स्टॉप कर जाता है इतने टाइम में, तो इसका मतलब ये हुआ फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, अगेन हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमें पता करना है कि मास तो हमें दिया हुआ है 0.5, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 0.5 इक्वल टू v जो कि 0 है, ठीक है, इंटू 0. और u दिया हुआ है -50 और टाइम हमें गिवन है 0.01। ठीक है, तो 0.5 इंटू यहाँ पर तो सिर्फ 50 बचेगा माइनस में, और जब मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा डेसिमल को तो ऊपर 0 चला जाएगा, तो फाइनली यहाँ से जो 0 हटेगा वो इसको कैंसिल आउट करेगा, एंड 5 इंटू यहाँ पर क्या बचा -500, तो ये हो जाएगा माइनस का 2500 न्यूटन। यानी इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका जो जवाब होगा 2500 न्यूटन, विच इज़ द ऑप्शन सी, ये हमारा जवाब होगा। क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड में बात की गई है तो हमारा मैग्नीट्यूड जो होता है वो प्लस माइनस को नहीं देखता। ठीक है, तो ये हमारा जवाब हो जाएगा 2500। ठीक है, देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। ठीक है, तो 56 में हम देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज g। ठीक है, इफ g डैश इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन बताइए इनमें से कौन सा जवाब सही होगा। हमें जैसा कि पता है कि स्मॉल g का फॉर्मूला जो होता है g ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ये स्मॉल g का फॉर्मूला है। अभी कहते हैं g डैश जो है वो है किसी डिस्टेंस पर, यानी किसी हाइट पर। तो मान लीजिए ये सरफेस है हमारा, तो किसी हाइट पर जाके h हाइट पर यहाँ पे जो ग्रेविटी लग रही है वो g डैश है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला r की जगह पे क्या हो जाएगा, r प्लस h हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर। तो अब एक बात याद रखनी है आपको हमेशा, जैसे अगर मैं कहूँ 1/4 और 1/2, तो जब आप देख सकते हो न्यूमरेटर अगर सेम हो तो डिनोमिनेटर जिसका ज़्यादा होता है वो वैल्यू छोटी होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है दोनों में सेम है, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है r और यहाँ पे r प्लस h है। देखो r और r प्लस h में जाहिर सी बात है कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। तो ये जो डिनोमिनेटर में बड़ा है, तो डिनोमिनेटर में अगर मैं देखूँ यहाँ पे 4 बड़ा है और इसका जो जवाब आएगा 0.25 आएगा और इसका जवाब 0.2 आएगा। यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सेम हो और डिनोमिनेटर में जितना बड़ा वैल्यू होती है उसका जवाब उतना ही छोटा होता है। तो इससे ये पता चलता है कि g डैश जो है वो छोटा होगा, इससे जाहिर सी बात है यहाँ पे ये बड़ा है और डिनोमिनेटर में जो चीज़ बड़ी होती है उसका जो रिजल्ट आता है वो छोटा ही होता है अल्टीमेटली। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके अंदर जो कैपिटल G है, ठीक है, वो बड़ा होगा स्मॉल g से। ठीक है, यानी जो g डैश है वो छोटा होगा ओरिजिनल g से। ठीक है, विच इज़ ऑन द सरफेस, और ये किसी हाइट पर है। तो ये यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, और क्यों सही है मैं आपको बता चुका हूँ। देन फाइनली हम बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 में हमें दिया हुआ है कि अ मोटर बाइक टेक्स 30 किलो जूल एनर्जी to increase its initial kinetic energy to 10 kilojoule and velocity 18 km per hour in 10 seconds. अच्छा, then the final velocity attained by the motorbike will be dash kilometer per hour. तो हमें बताना है कि इसमें जो फाइनल वेलोसिटी होगी 10 सेकंड के बाद इतनी एनर्जी लेने के बाद, ठीक है, जिसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें दी हुई है और उसमें इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, और 10 सेकंड में वो फाइनल वेलोसिटी जो अटेन करेगी वो किलोमीटर पर आवर में हमें बताना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 57। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर वो जो है 10 किलो जूल एनर्जी को गेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी लेती है,
30 किलो जूल एनर्जी को टेक करती है। ठीक है, मोटर बाइक अपनी प्रारंभिक गति ऊर्जा को 10 किलो जूल तक बढ़ाने के लिए 30 किलो जूल ऊर्जा लेती है। तो ऊर्जा मतलब एनर्जी लेती है, तो 30 किलो जूल लेगी, तो जाहिर सी बात है एनर्जी ना ही डिस्ट्रॉय होती है ना ही क्रिएट होती है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसमें हमें एनर्जी जो होगी वो एडअप हो जाएगी, और यहाँ पर 30 किलो जूल ऐड करेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी 40 किलो जूल हो जाएगी, यानी बी पॉइंट पर, जिसमें 10 सेकंड में ऐसा हुआ है। ठीक है, और जो इनिशियल वेलोसिटी थी इस वक्त कितनी थी, यहाँ पे दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर है, तो 18 किलोमीटर पर आवर मैंने बताया है कि हमारी जो वैल्यू होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो 5/18 से इसको मैं मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में लेके आ सकता हूँ, तो मैं ले आया। देन अब हम देखेंगे, जैसे कि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है, तो ये हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी, मैं यहाँ से मास निकालूंगा, इसी मास के ज़रिए से मैं यहाँ पर पुट करके फाइनल वेलोसिटी पता कर सकता हूँ। तो किलो जूल है, और किलो जूल का मतलब होता है यहाँ पर 10⁻³ यानी 1000 आएगा, इंटू मास हमें मालूम नहीं है, यहाँ पे हमें वेलोसिटी पता है 5²। तो जब मैं इन दोनों को ट्रांसपोज करूँगा तो ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा और ये आ जाएगा डिवाइड में। देन हम इसको कर सकते हैं इससे डिवाइड, यहाँ पे आएगा 40, तो हमारा मास हो जाएगा 4 2 800 kg जो है हमारा मास आ चुका है इस मोटर बाइक का। अब मैं इसी मास का इस्तेमाल करते हुए फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा। ठीक है, उसके ज़रिए से हमारा फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे भी वही सेम फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 40 किलो जूल का मतलब होता है इंटू 1000, तो जूल में लिया है मैं, इंटू मास हमारा दिया हुआ है 800, और ये वेलोसिटी हमें पता करनी है। तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 4 10 40। तो यहाँ पे हमारा जो जवाब आ रहा है वो हो जाएगा 10 × 10 यानी 100, और जब इस पे से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट बन जाएगा और ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। पर इसको किस में जवाब देना है हमें, किलोमीटर पर आवर में। इन्होंने कहा है कि किलोमीटर पर आवर में उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो जैसा कि मैंने कन्वर्ट किया तो 5/18 से मल्टीप्लाई करा, तो अब जब मैं इसको किलोमीटर पर आवर में लेके जाऊंगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 2 10, 18 2 36 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डी जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर एक पार्टिकल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, थ्रोन अप वर्टिकली विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, द हाइट अप टू विच पार्टिकल कैन राइज। तो वो हाइट जहाँ तक वो राइज कर सकता है। तो देखिए इसका मोशन जो है वर्टिकली अपवर्ड हुआ है, इसका मतलब ये हुआ उसके अंदर जो g की वैल्यू होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके मोशन का अपोज करेगी। तो यहाँ पे मैं माइनस में लूँगा उसको, और क्योंकि किसी हाइट पर जाके वो मैक्सिमम हाइट पर जाकर जो है वो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होने वाली है, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी हुई है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये h बताना है। तो मैं h कैसे बताऊँगा, मुझे पता है फॉर्मूला, वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² - u² = 2gh। ठीक है, तो v² क्योंकि 0 हो जाएगा उस मैक्सिमम हाइट पर, और 50² = g × -h। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2500, और ये हो जाएगा माइनस का 20 × h, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 जा सकता है, और जब मैं इसको इससे रिड्यूस करूँगा तो ये 125 = h, यानी 125 मीटर जो है वो मैक्सिमम हाइट होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। तो क्वेश्चन नंबर 59 आप देख सकते हो कि अ वायर ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड रेडियस 2 mm, वायर बी इज ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 mm रेस्पेक्टिवली, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इज RA डिवाइड बाई RB। तो हमें रेशियो बताना है ये कितना होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करना होगा उस फार्मूले को मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो गिवन है वो देख लेता हूँ क्या क्या गिवन है। L गिवन है जो कि 40 सेंटीमीटर है, और आपको याद होना चाहिए कि जब हम रेजिस्टेंस में रेजिस्टिविटी वाला फार्मूला लगाते हैं तो उसको हम
मीटर में ही लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लेंथ एसआई यूनिट के हिसाब से मीटर में ही है। तो 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 100 से, तो ये मीटर में आ गया। और इसमें रेडियस भी दिया हुआ है, तो रेडियस कितना दिया हुआ है, मैं इसको LA मान लेता हूँ और रेडियस को RA मान लेता हूँ। तो यहाँ पे रेडियस 2 mm गिवन दिया हुआ है, 2 mm इंटू 10⁻³ क्योंकि 1 mm में 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो 1 mm में वापस यानी उल्टा हो जाएगा। तो और क्या गिवन है मेरे पास, जो है लेंथ B वायर की दी हुई है जो कि है 25 सेंटीमीटर। देन हमें इसको कन्वर्ट कर लेना है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मीटर में, ठीक है। और रेडियस B दिया हुआ है 3 mm, तो 3 mm का मतलब है 3 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा उस फॉर्मूले को कहते हैं हम R इक्वल टू रो मतलब रेजिस्टिविटी का सिंबल है ये, और इंटू L अपॉन एरिया, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए जो RB का फॉर्मूला बनेगा वो भी यही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टिविटी सेम रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा, क्योंकि हमें RA अपॉन RB पता करना है, तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे B और B, ठीक है। तो मेरी जो लेंथ है यानी रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ कितनी है 40/100 अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से एरिया हो जाएगा πr²। तो पाई आर कितना दिया है 2 इंटू 10⁻³ स्क्वायर πr²। इसी तरीके से ये जो RB है यहाँ पे पुट करूँगा और इसकी लेंथ दी हुई है 25/100 अपॉन पाई इंटू r² मतलब 3 इंटू 10⁻³ यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया मैंने, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी कैंसिल आउट हो जाएगी, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या हो सकता है पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे जो बचा हुआ है 40 अपॉन, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और पावर पे पावर होती है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। और ये चीज़ जो डिवाइड में है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी 3 3 ज़ा 9 और 10⁻⁻6 और यहाँ पे बचेगा 25, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या चीज़ यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये पावर चली जाएगी यहाँ पे, और 4 10 ज़ा 40 होता है हमें पता है, एंड 2 5 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 2 इंटू 9 9 2 ज़ा 18 अपॉन 5। तो यहाँ रेशियो हो जाएगा हमारा 18/5। तो आप देख सकते हो यहाँ ऑप्शन डी जो है वो जवाब हो जाएगा हमारा 18/5 विच इज़ द रेशियो ऑफ RA/RB, ठीक है। यही हमें पता करना था। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 हमें प्रूफ करना है, सॉल्व करना है। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 500 मीटर हाई into a pond of water at the base of tower. When is the splash heard at the top? तो कितनी देर बाद जो है उसकी स्प्लैश जब पानी में गिरेगा, छपाके जो होंगी उसकी कितनी देर बाद सुनाई देंगी, ठीक है। 500 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब में गिराया जाता है। पानी में इसके गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी? तो जिसमें जी की वैल्यू दी हुई है, और देन हमें बताना है स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन है। तो देखते हैं, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है जिसको हम v से डिनोट कर सकते हैं 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड के हिसाब से टाइम कुछ और आएगा, ठीक है, जिसमें हमें पास जो हाइट है वही डिस्टेंस का भी काम करेगी इस साउंड के लिए, जो कि है 500 मीटर टावर की हाइट। और उसको गिराया जाता है, तो गिराया जाता है मतलब गिराया जा रहा है तो फ्री फॉल होगा, और फ्री फॉल में हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। जी की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव ही लूँगा क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा, ठीक है, जो उसके मोशन को बढ़ावा देगी। देन हमें पता करना है अब कि ये गिवन चीज़ है, तो पहले तो मैं पता करूँगा कि जब वो गिरेगा तो गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो यानी t1 पता करूँगा, ठीक है। और फिर जब गिर के उसकी आवाज़ जाएगी इतनी स्पीड के साथ, तो वो वाला टाइम मुझे पता करना है। देन दोनों को जोड़ दूंगा मैं। तो मैं पता करता हूँ, जैसे कि मुझे पता है S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और h जो है वो 500 है, u 0 है
तो ये तो दोनों को 0 कर देगा। देन हाफ इंटू जी, ए मतलब जी समझिए इसको एक्सेलरेशन, तो जी यहाँ पे लिख सकते हैं हम, और टाइम हमें पता नहीं है, 2 5 10 हो जाएगा। जब 5 से हम इसको कंपेयर करेंगे तो 5 10 होता है 100, 500 ज़ा 500, तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर। स्क्वायर जब हटाएंगे तो 100 पे स्क्वायर रूट लगेगा, यानी ये जो टाइम आएगा वो 10 सेकंड का आ जाएगा। ठीक है, यानी इतनी देर में 10 सेकंड लगेंगे उसको एट द बेस ऑफ टावर में जाने में। अब उसकी आवाज़ को कितना टाइम लगेगा वो बताएगी स्पीड ऑफ साउंड के हिसाब से। तो स्पीड ऑफ साउंड का मतलब क्या है, डिस्टेंस हमें पता करना है कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा उसका फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम हमें पता करना है यानी t2। तो डिस्टेंस कितना है उसके हाइट के बराबर ही होगा, और जब वेलोसिटी से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनली पता चल जाएगा इसको डिवाइड करने के बाद कितना 1.47, ये अप्रॉक्स में आएगा। तो जब मैं टोटल टाइम इसको जोड़ूंगा तो 10 प्लस 1.47 विच इज़ इक्वल टू 11.47 सेकेंड। ठीक है, तो इतना टाइम लगेगा उस पत्थर की आवाज़ को सुनाई देने में। ठीक है, तो पानी में इसकी गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी, 11.47 सेकंड के बाद, यानी 11.47 सेकंड्स के बाद उसकी आवाज़ जो है वो सुनाई देने वाली है। ठीक है, देन हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, तो 61 एक सिंपल सा सवाल है, तो इसका जो जवाब है वो यही होने वाला है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, क्योंकि जो पावर प्लांट बनाया जाता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, जो पावर प्लांट होता है वो किसी ऊंचाई पे बनाया जाता है हाइट पर, तो उसमें जो पानी भर लिया जाता है उसके अंदर किसी हाइट पर हमें पता है जो एनर्जी डेवलप होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी स्टोर्ड वाटर की, उसको जो है हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो यही इसका जवाब होगा। देन हम बात करते हैं आगे की तरफ 62। इसमें दिया गया है कि बॉडी जो है 5 kg इनिशियली एट रेस्ट is moved by a horizontal force of 2 Newton on a smooth horizontal surface. The work done by the force in 10 seconds is, तो हमें बताना है कि वर्क डन कितना हुआ है होगा उस फोर्स के ज़रिए से। ठीक है, हमें पास गिवन है मास, और क्योंकि रेस्ट में था इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फोर्स हमें गिवन दिया हुआ है 2 न्यूटन का, और यहाँ 10 सेकंड तक उस पर फोर्स लगता है। देन अब हम पता करते हैं वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, u 0 कर देगा इसको यहाँ पर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे हाफ इंटू a की वैल्यू कितनी है, तो हमें तो पता ही नहीं है a की वैल्यू। ठीक है, तो a की वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी टाइम का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि हमें डिस्टेंस भी मालूम नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस मालूम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन वाला। ठीक है, तो हमें पास फोर्स गिवन है जो कि 2 है, और मास गिवन है जो कि कितना है, मास गिवन है हमारा 2 न्यूटन का, सॉरी मास है 5 kg, तो एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5/2 इक्वल टू a। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम निकालेंगे इसके अंदर पुट करके, तो a 2/5 इंटू टाइम का स्क्वायर। ठीक है, यानी 10, तो 2 से कट जाएगा 2, यानी हमारे पास जो डिस्टेंस आया है ना वो कितना है 10 इंटू 10, 2 5 10, सॉरी यहाँ पे हमारा 2 आएगा, 2 10 20 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स गिवन है 2 और डिस्प्लेसमेंट आ चुका है जो कि है 20, तो वर्क डन हो जाएगा 40, और इसकी यूनिट होती है जूल। तो यहाँ पे आप जवाब देख सकते हो 40 जूल, विच इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 62। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एंटर करता है वो मैग्नेटिक फील्ड में, वो भी राइट एंगल पर। ठीक है, राइट एंगल टू इट एज शोन इन फिगर बिलो, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। ठीक है, हमें बताना है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है उस पर वो किस तरफ होगा। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करने वाला है, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे जैसा कि यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है,
फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाता है, और हमें पता है कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, इसके ऑपोजिट में, यानी करंट का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट में होगा। ये डायरेक्शन हो गया करंट का। तो यहाँ पे हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, जो हमारा थंब है वो डिनोट करता है इसको, फोर्स को या मोशन ऑफ द फोर्स को। मिडिल फिंगर हमारी करंट को बताती है और जो ये फोर फिंगर है ये बताती है फील्ड को। तो देखिए फील्ड जो है वो किधर की तरफ है, फील्ड है हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये जो करंट है वो डायरेक्शन उधर की तरफ है, यानी करंट का डायरेक्शन इधर गया और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर है। तो आप फोर्स देख सकते हो कि किधर की तरफ है, फोर्स का डायरेक्शन इनटू द पेज जा रहा है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होने वाला है, इनटू द पेज। तो यहाँ पे हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया और इसका जवाब जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इनटू द पेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, जिसमें दिया गया है अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज एंड वेव लेंथ 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, टाइम टेकन बाय इट टू मूव थ्रू 1 किलोमीटर विल बी। तो इसको 1 किलोमीटर तक मूव करने में कितना टाइम लगेगा वो हमें बताना है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या गिवन है। 64 हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है जिसको हम नू से डिनोट करते हैं, ठीक है, 1000 हर्ट्ज। और हमारा जो लैम्डा दिया हुआ है यानी वेव लेंथ वो है 25 सेंटीमीटर। फॉरेंस को किलो स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जाएंगे यानी मीटर में, तो ये 0.25 मीटर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास इसका रिलेशन होता है वेलोसिटी के साथ कि फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, वेवलेंथ हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो जब इससे हम डेसिमल को हटाएंगे तो हमारा 250 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी आ गई। अब हमें क्या पता करना है कि जो 1000 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा एंड 24 100 होता है। तो इसका जो जवाब आएगा 4 सेकेंड आएगा, ठीक है। यानी इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ और इतने वेव लेंथ में इतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 4 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आंसर हो जाएगा इसका। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर जो है वो इतने वाट का है, 400 वाट, और ऑपरेट हो रहा है 10 घंटे तक वो चलता है पर डे, 10 घंटे, है ना। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ पर यूनिट। तो पहले तो हम पता करेंगे कि 30 दिन में कितना टोटल यूनिट हुआ है, फिर हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 65 को। तो क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे दिया हुआ है पावर जो कि है 400 वाट। तो इसको किलोवाट में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 0.4 किलोवाट हो जाएगा 1000 से डिवाइड करके। और यहाँ पर हमें टाइम भी दिया हुआ है 10 आवर्स का, ठीक है। तो हमें पता है 1 किलोवाट जो होता है 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। तो इतनी पावर में और इतने घंटे में कितनी यूनिट बनेगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 डे। तो हम सीधे सीधे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 यूनिट जो है एक दिन में बनेगी। तो 30 डेज़ में कितनी यूनिट बन सकती है, तो सीधे सीधे हम 30 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 यूनिट जो है वो 30 डेज़ में बनेगी। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जब एक यूनिट की कॉस्ट यहाँ पे दी हुई है 3 रुपीज़, तो 30 डेज़ की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 रुपीज़। तो ये कॉस्ट आएगी टोटल, जो ऑप्शन सी है, ठीक है, वो हमारा जवाब हो जाएगा, ये टोटल कॉस्ट आएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 66। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली हमें बताना है कि जो फाइनल पोजीशन जो है यानी इमेज की पोजीशन हमें बतानी है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, जो कि होता है, तो यहाँ पे क्या गिवन है वो दिख लेते हैं। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा माइनस में रखते हैं हम,
फोकल लेंथ, क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे v जो निकलेगा वो मिरर फॉर्मूले से लिखेगा, जो कि होता है 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v आप देख सकते हो, 1/v हमें मालूम नहीं है, तो जब मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो ये माइनस में चला जाएगा और सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करने के बाद हमें पता चलेगा कि जवाब क्या है, माइनस। और ये ऑलरेडी माइनस में और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके से माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है 25। तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इसका माइनस असल में यहाँ है, ठीक है। तो फर्दर देखूँगा मैं, इसका जो जवाब आएगा वो हो जाएगा -10/15 × 25 और 5 2 ज़ा 10, सॉरी 2 5 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 5 1/25, ये हो जाएगा 25 5 ज़ा सॉरी 2 5 ज़ा 10 3 5 ज़ा 15 3 × 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 और यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो v, क्योंकि जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो -75/2 जो कि हो जाएगा -37.5। मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्योंकि गिवन दिया हुआ है यहाँ पे 37.5, तो यहाँ पर इसकी शार्प इमेज जो है बनने वाली है, तो ये हमारा ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं 37 की। तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है, तो सॉरी 37 नहीं 67। 3 resistors each of 8 ohm are connected to a triangle. The resistance between any two terminals will be, ठीक है। तो ट्रायंगल में रजिस्टर को लगाया गया है, ठीक है। ये कह रहे हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मैंने मान लिया ये 2 पॉइंट हैं इस ट्रायंगल के और इसके बीच में मैं निकाल रहा हूँ। आप देख सकते हो कि हर एक रजिस्टर जो है यहाँ पे गिवन दिया हुआ है 8 ओम का है। आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में ये दोनों सीरीज़ में होंगे, तो इसका जो इक्विवेलेंट फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट ए बी। और सीरीज़ में क्या होते हैं, रेजिस्टेंस एडअप हो जाते हैं एज इट इज़, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकाला जाता है, अब ये पैरेलल में हो चुके हैं, तो 1/16 + 1/8, यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा तो 1 + 2 3/16। तो जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 16/3 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 16/3 विच इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 जो है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 कर चुका हूँ मैं। तो अब मैं अगली वीडियो में इसको सॉल्व करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अलग अलग रहे तो सही रहेगा। देन मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें मैं केमिस्ट्री को सॉल्व करूँगा, ठीक है, और बताऊँगा उसमें क्या क्या जवाब हैं। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देन शुक्रिया।